हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेमोराइज करेंगे। तो देखो, मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड योर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करनी चाहिए। रीज़न दो हैं। पहला, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, सो दे आस्क यू क्वेश्चंस लाइक ये डीपीएसपी कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा डीपीएसपी है, और दे समटाइम्स इवन आस्क यू अबाउट प्रियम्बल के कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज। तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल दैट यू मेमोराइज दीज। ऑल्सो आप इसे अपने जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हैं, सो इट कम्स इन हैंडी व्हेन यू आर आंसर राइटिंग एज वेल। सो मे बी आपको इंट्रोडक्शन देना है या बॉडी में कहीं आपको सब्सटैंशिएट करना है किसी आर्ग्यूमेंट को, तो आर्टिकल के साथ आप उसे कर सकते हो। So the fact of the matter is, try to memorize fundamental rights, DPSPs, preamble and fundamental duties. अब idea ये है that I am going to help you today memorize directive principles of state policy. थोड़ा सा thinking cap on रखना, तो मेरे साथ सोचते जाना जो मैं कह रही हूँ, and as we progress through the video, try to link the things that I am trying to tell you here. एक रिविजन के बाद आई एम श्योर आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा आर्टिकल कौन से डीपीएसपी से रिलेटेड है। इस तरीके की हम मेमोरी हिंट्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट टर्म्स या एग्जैक्ट लैंग्वेज याद ना भी रहे तो जो मेजर मुद्दा है उस पर्टिकुलर आर्टिकल का, जो की इशू है, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है, तो देखो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव्स हैं, निर्देश हैं टू द स्टेट। सो इट्स अ डायरेक्टिव गिवन टू द स्टेट दैट दे शुड फॉलो व्हाइल फ्रेमिंग देयर पॉलिसी। तो देखो, व्हेन वी केम अप विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे देश को करनी थी, बट अगर आप सबको फंडामेंटल राइट्स में लेकर आ जाते तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम। That's why it was decided that we'll give some directives to the future states. यानी जब बाद में जो गवर्नमेंट आएगी वो इन डायरेक्शंस को याद में रखे while they are framing or drafting their policy. तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि एडवाइस है टू द कमिंग गवर्नमेंट्स दैट दे शुड वर्क ऑन these aspects while framing their policies and programs. तो अब अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 याद करने हैं when it comes to directive principles of state policy. तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 36 की। तो देखो, दो आर्टिकल्स यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 है, वैसे डीपीएसपी में आर्टिकल 36 है। मैम, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो देखो, आई टोल्ड यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्टेट। अब ये जानना तो जरूरी है कि व्हाट इज स्टेट। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें आर्टिकल 12 पढ़ना पड़ता है, जो हमें बताता है द व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो स्टेट है वो कौन कौन है, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, ये जानने के लिए हमें आर्टिकल 36 पर जाना होता है। So what does Article 36 tell me? Article 36 tells me what is the definition of state for the purpose of directive principles of state policy. सबसे पहले इस आर्टिकल को याद रखेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 की। तो आर्टिकल 37 क्या मुझे बोलता है कि भैया ये जो डीपीएसपीज है ना, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। मतलब अगर इन्हें पूरा नहीं किया जाए तो यू कांट गो टू कोर्ट एंड से कि मेरा ये डीपीएसपी पूरा नहीं हुआ, because unlike fundamental rights they are not enforceable in nature. But at the same time ये आर्टिकल ये कहता है that these are very important for the governance of the country. तो फ्यूचर में what actions will be taken, what policies and programs will come up, ये गाइडिंग लाइट के लिए काम करेंगे। और ये भी बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है that state should use these principles while they are making laws. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप डीपीएसपी स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले प्रीमाइस क्लियर कर देते हो, आप बता देते हो आर्टिकल 36 पे कि स्टेट क्या है, और आर्टिकल 37 में आप ये बता देते हो कि ये डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है, यानी अगर ये पूरे नहीं हुए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पर फिर भी ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल होंगे और आगे आने वाली गवर्नमेंट्स को इनको दिमाग में रखना है। तो 36 और 37 में आपने जो है बेस स्टार्ट कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया। याद रहेगा, 36 मुझे डेफिनेशन देता है और 37 मुझे डिटेल्स बताता है। अब हम क्या करते हैं, विल गो एंड मेमोराइज ईच ऑफ दीज डीपीएसपीज विथ सम मेमोरी हिंट्स। तो जैसा मैंने बोला, थोड़ा क्रिएटिव होना है और मेरे साथ साथ कुछ कुछ सोचने की कोशिश करनी है।
तो 38 में ना ऐसे बोलो, 3 people ate together, there were 3 people and they ate together. तो 38, 3 people ate together, साथ में खा रहे हैं, वेलफेयर हो रहा है, देख रहे हो, समोसा सैंडविच खा रहे हैं. 3 people ate together, what are they doing? They are eating together, so it's welfare. So 38 यानी 3 people ate together is somehow related to the promotion of welfare. सो स्टेट को क्या करना है, वेलफेयर लेकर आनी है. ये मैं कैसे याद रखूं, 38 से 3 people ate together, सो सोशल वेलफेयर इज 38. मैंने जैसा कि कहा, बी इनोवेटिव, बी अ लिटिल विथ मी, ट्राई टू इमेजिन एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल इट बेटर. अब 39 कैसे याद करें, तो 39 बोलते हुए ना ऐसे बोलो दैट देयर आर 3 नाइस रूल्स फॉर जस्टिस. 3 9 है ना, तो उसको नाइस कर दो. 3 नाइस रूल्स फॉर जस्टिस, 3 नाइस रूल्स फॉर जस्टिस. अच्छा, इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मेरे साथ रिपीट भी करो, तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. 3 नाइस रूल्स फॉर जस्टिस. सो इसमें क्या लिखा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट द स्टेट शुड फॉलो ताकि जस्टिस और इक्वालिटी आ सके इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. सो 3 नाइस रूल्स फॉर जस्टिस रिलेटेड टू पॉलिसीज दैट स्टेट मस्ट फॉलो फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में जस्टिस. ऑसम. अब 39 ए कैसे याद करें, तो ए से क्या होता है, एडवोकेट होता है ना, ए से एडवोकेट होता है. 39 के आगे ए आ गया, ए फॉर एडवोकेट. सो व्हाट इज 39 ए, यू नीड एन एडवोकेट. आई नीड अ ए, सो आई नीड एडवोकेट. सो व्हाट इज 39 ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. एडवोकेट मुझे क्या देगा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. तो कैसे याद करूं, 39A, 39A. ओके, सो व्हाट इज ए इज फॉर एडवोकेट. सो व्हाट इज 39A, 39 नीड्स एन एडवोकेट. 39 को एडवोकेट चाहिए, तो 39A क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. एडवोकेट को रिलेट करो टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. अब आर्टिकल 40 देखो, तो आई एम श्योर आपने सुना होगा ना, 4 लोग क्या कहेंगे, सब लोग बोलते रहते हैं डोंट डू दिस, 4 लोग क्या कहेंगे. तो उनको बोलो भाई देखो, 4 हो या 40 हो, लोग तो पंचायती करेंगे. 40 लोग बैठेंगे तो पंचायती करेंगे ही करेंगे. जैसे 4 लोग क्या कहेंगे, वैसे 40 लोग पंचायती करेंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि 4 लोग बैठेंगे तो पंचायती करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. ऑसम. अब 41 देखो, 41 कैसे याद करोगे, तो 4 में से 1 माइनस करते तो क्या बचता है, 3 बचते हैं. So 4 minus 1 करो, what remains is 3. 4 minus 1 is 3. So 43 is about 3 rights. Which 3 rights? Right to work, right to education, and right to public assistance. Right to work, right to education, and right to public assistance. 4 minus 1 is 3. So we are talking about 3 rights. Which 3 rights? Right to work, right to education, and right to public assistance. That's how you can remember 41. अब 42 कैसे याद करेंगे, तो देखो जो ह्यूमंस में गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब बच्चा कंसीव होता है और जब डिलीवर होता है उसके बीच में मैक्सिमम वीक्स कितने हो सकते हैं. तो ह्यूमन बींग्स में जो गेस्टेशन पीरियड है वो 42 वीक्स का होता है. तो दैट मीन्स 42 वीक्स तक बच्चा मैक्सिमम फुल टर्म कहलाता है. तो 42 से मुझे क्या याद आना चाहिए, गेस्टेशन पीरियड है भाई, और इससे मुझे याद आनी चाहिए मैटरनिटी लीव्स. सो 42 वीक्स इज समथिंग अबाउट मैटरनिटी लीव्स. तो क्या होता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. सो 42 से मुझे क्या याद आएगा, गेस्टेशन पीरियड याद आएगा, मैटरनिटी रिलीफ याद आएगा. सो प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. भाई देखो, रिपीट तो तुम्हें करना पड़ेगा, 2-3 बार रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएगा. एग्जाम बार बार रिपीट करने से तो हम यही रिपीट कर लें, है ना, इट्स मच बेटर. अच्छा, 43. अब 43 कैसे याद करोगे, किसी की अगर लिविंग वेज 43 है, सोच के देखो, अगर किसी की लिविंग वेज 43 है तो क्या वो सच में अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे, विल दे बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ. सो 43 इज नॉट इनफ. समबडी गेटिंग 43 इज नॉट गुड इनफ. 43 में यू कांट हैव अ गुड लाइफ. सो लिविंग वेज से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 43. 43 इज नॉट इनफ, इट्स नॉट अ गुड लिविंग वेज. सो 43 लिविंग वेज, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर आर्टिकल 43. अब अगर काफ़ी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भाई. अब काफ़ी नहीं है तो ऐसा करो, जो वर्कर्स है ना उनको इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराओ,
ताकि वो अपने हक की बात कर सकें, वो अपना पैसा मांग सकें। तो 43A क्या बोल रहा है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्योंकि 43 लिविंग वेज काफ़ी नहीं है, लेट्स डू समथिंग जिससे हम लोग वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवा पा रहे हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो व्हाट इज 43A? 43A इज पार्टिसिपेशन एंड वेज इंक्रीज। मतलब आप कैसे याद रखो कि वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी वेज इंक्रीज होगी। तो 43A क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of industries. 43A participation of workers in management of industries. अब 43B क्या है? तो B से याद करो ब्रदरहुड। अब आप मैनेज कर रहे हो तो आप आपस में ब्रदरहुड से भी रहना, अब ना हो पाए तो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेना। सो 43B इज ब्रदरहुड, कोऑपरेशन। सो 43B इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43B is about cooperative societies. That's how you can remember 43B. अब 44 is very easy to remember. 44, 4 और 4 यूनिफॉर्म नंबर्स हैं। 4 and 4 are uniform numbers. So what is 44? Uniform Civil Code. What is 44? Uniform Civil Code. 4 and 4 uniform numbers है ना, तो Uniform Civil Code. That's how you can remember Article 44. अच्छा, अब 45 क्या है? तो देखो 4, 5, 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, 4, 5, 6 साल के बच्चे, इनको भी पढ़ाई कराना ज़रूरी है। 6 साल के बाद तो चलो राइट टू एजुकेशन आ जाता है 6 एंड अबव, बट 4, 5, 6 साल के बच्चों को भी तो पढ़ाना है ना। तो 4, 5, 6 इन बच्चों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। सो आर्टिकल 45 टेल्स मी दैट वी शुड हैव प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 4, 5, 6 साल के बच्चों को भी पढ़ाओ। So 45 is about up to the age of 6 years. 45 किससे डील करता है? For children up to the age of 6 years. This is, my dear students, Article 45 for you. Then 46 क्या है? 46 बात करता है for the promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections of the society. तो इसको कैसे याद करोगे? 46 ना चीज़ें फिक्स कर देता है। फिक्स कर देता है मतलब ठीक कर सकता है। तो बोलो 46 फिक्स करता है। 46 फिक्स करता है। सो 46 फिक्सेस व्हाट? इट फिक्सेस द इंटरेस्ट ऑफ scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections of the society. 46 फिक्स करता है। क्या फिक्स करता है? इंटरेस्ट ऑफ scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections of the society. That is Article 46 for you. अब देखो 47, आई एम श्योर AK-47 के बारे में आपने सुना होगा। अब AK-47 इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑब्वियसली AK-47 लग गई तो मर जाओगे, तो बैड फॉर हेल्थ है। बट आर्टिकल 47 इज गुड फॉर हेल्थ। AK-47 इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट आर्टिकल 47 इज गुड फॉर हेल्थ। तो आर्टिकल 47 क्या बोलता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि पब्लिक हेल्थ अच्छी हो सके। So AK-47 is not good for health, but Article 47 is good for health. That's how you can remember Article 47. Now what about 48? तो ऐसा सोचो कि 4 cows हैं, 4 cow, 8 grass. 4 cows, 8 grass. 4 cows are eating grass. So 4 cows, 8 grass is about organization of agriculture. Grass से you can think of agriculture. And cows, so you can think of animal husbandry. So 48, 4 cows, 8 together, organization of agriculture and animal husbandry. Agriculture you can remember is the grass, and cows, so you can remember is the animal husbandry. This is Article 48 for you. Now what is 48A? तो भाई देखो, अगर animal husbandry और agriculture का ध्यान रख रहे हो तो might as well protect the environment. वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का भी ध्यान रख लो। सो थिंक ऑफ 48A एज एन एक्सटेंशन ऑफ 48। क्या? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कि वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट का ध्यान रखेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज 48A फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब 49 कैसे याद रखोगे? तो एक बार बोलो 49 बोलो। जैसे तुम बोलोगे 49 तो ऐसे सुनाई देगा फोर्ट, 40, फोर्ट, 40। So 49 is related to forts. Abhi, what are forts? Forts are monuments of national importance. They are places of national importance. So what is 49? Protection of monuments and places of national importance. Protection of monuments and places and objects of national
importance. 49. Fourth, 49. Awesome. और what is article 50? तो भाई 50-50 कर लो, 50-50 सेपरेट कर लो, 50-50 डिविजन कर लो. So 50-50 कर लो between what? Between the judiciary and the executive. So what is article 50? Separation of judiciary from the executive. 50-50, 50-50 कर लो. Separation of judiciary from the executive is your article 50. अभी 51 कैसे याद रखोगे? देखो ये जो 51 में 1 आ रहा है थोड़ा आई जैसा नहीं लगता? अगर इसको ऐसे लिखें तो इट लुक्स लाइक एन आई. सो 1 को कंपेयर करो आई से. सो आई इज अबाउट इंटरनेशनल पीस. सो 51 is about promotion of international peace and security. 51 is about promotion of international peace and security. अभी देखो तुम्हारा होमवर्क क्या है. You sit with all these DPSPs, close your eyes and थोड़ा सोचो कि कितने में रिकॉल कर पा रही हूँ. I am sure after 2 revisions of this video, एक पूरा आराम से देख लो वीडियो और एक 2x पे देख लो और फिर बस आंख बंद करके पूरा रिकॉल कर लो. I am sure 90% हिट रेट हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही हो सकता है. सो वॉट यू डू इज आफ्टर यू आर डन यहाँ पर वापस आओ एंड इन द कॉमेंट सेक्शन मुझे बताओ हाउ मेनी आर यू एबल टू रिकॉल. गिव मी द परसेंटेज. So I hope the video was helpful to you. I'll be coming up with more such videos. कोई conceptual problem आ रही है किसी topic में तो वो बताओ and I'll bring a video on that. All the very best and take care.